हेलो एवरीवन। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के विद्युत धारा चैप्टर के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बिहार बोर्ड के लिए माने जाते हैं और ऐसे सवाल बिहार बोर्ड के एग्जाम में देखे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें फर्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आया है। जो क्या है, एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल यानी विद्युत वाहक बल जो है ईएमएफ वो कितना है 1.5 वोल्ट है। यानी ईएमएफ लिख लूंगा तो ईएमएफ हो गया यहाँ पे 1.5। इसके बाद आंतरिक प्रतिरोध 0.5 हो, यानी इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 हो। यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में कितना धारा भेज रहा है, 1 एम्पियर की धारा भेजता है, यानी विद्युत धारा I जो है वो 1 एम्पियर है, तो सेल का विभवांतर होगा, यानी सेल का विभवांतर होगा, यानी V इज इक्वल टू क्या होगा, यही निकालने। क्या 1.5 वोल्ट होगा, क्या 1 वोल्ट होगा, क्या 0.5 वोल्ट होगा, क्या 0.1 वोल्ट होगा, कितना होगा, ये जवाब देनी है मुझे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए सेल ये हुआ, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस, सेल का ईएमएफ, इसको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यहां से ऐसे ऐड किया जाता है, तो इसके बिटवीन वोल्टेज निकालने। क्या निकालनी है, वोल्टेज निकालनी। ठीक है, विभवांतर निकालनी, जिसकी फॉर्मूला होती है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा। किसी भी सेल को यदि बाहरी प्रतिरोध से जोड़ते हो तो उसकी जो विभवांतर होती है, जिसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, वो होता है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ई का वैल्यू 1.5 दोगे, माइनस आई आर, तो आई की वैल्यू 1 दीजिएगा, और इंटू आर, आर की वैल्यू 0.5, तो 1.5 माइनस 0.5, यानी माइनस करोगे तो 1 वोल्ट आ जाएगा, यानी विभवांतर जो होगी, यानी टर्मिनल जो वोल्टेज होगी वो 1 वोल्ट ये होगी। नेक्स्ट, एक 0.05 प्रतिरोध है, यानी इतना ओम है वाले आमीटर को इतना वोल्ट विद्युतवाहक बल के सेल से जोड़ा जाता है। ये अगर इतना एम्पियर, 2 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। यानी देखिए, एक सेल बनाइए, सेल का ईएमएफ दे रखा है, ठीक है, जो कि कितना है, यहां पे देखिए 1.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है, और ये सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है, इसी को तो फाइंड करना है, यानी ये स्मॉल आर है, जो व्हाट मालूम नहीं, इसको एक सर्किट में या मीटर से अटैच किया गया, जो करंट को मेजर करके देता। कितना करंट, 2 एम्पियर का, तो यहां पे 2 एम्पियर का, लेकिन इसका रेसिस्टेंस कितना है, आर, आर की वैल्यू दे रखा है 0.05 ओम होगा प्रतिरोध, ये दे दिया। तो अब यहां पे पूछा गया कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तो फॉर्मूला होती है कि जब ये करंट भेजेगा तो I इज इक्वल टू ईएमएफ, यानी विद्युत वाहक बल बाई बाहरी प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। देखिए, तो विद्युत धारा कितना है, 2, ये विद्युत वाहक बल कितना है 1.5, बाहरी प्रतिरोध इसका है एमीटर का कितना है 0.05, 0.05 प्लस क्या है आर है, हो गया ऐसा। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो यहां से, तो ये कितना आएगा 0.1 आएगा, प्लस 2 आर आएगा, 1.5 आएगा, 2 आर, इधर माइनस प्लस में तो उधर माइनस में जाएगा, 1.4 होगा, तो R इज इक्वल टू 1.4 बाई 2, यानी 0.7 ओम आ जाएगा, 0.7 ओम। कौन सा ऑप्शन, इसके साथ जाओ।
किस तरीके से सोल्व हुआ ये देखिए। हाँ, अब देखो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए ये विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए देखिए R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, यही विशिष्ट प्रतिरोध है जिसकी फॉर्मूला होगी आर ए बाई एल। यदि एरिया का वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर, एल का वैल्यू 1 मीटर, तो ये क्या होगा, रो इज इक्वल टू आर होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ हो तो विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध के बराबर होगा, यानी प्रतिरोध के बराबर। इसमें ना तो लंबाई से मतलब है इसको, ना तो क्षेत्रफल से मतलब है, ये सबसे कोई मतलब नहीं। यानी देखो तापमान बढ़ाने से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो यहाँ तो 1 ले रहे हैं, इसको तो बढ़ाना घटाना है ही नहीं, इसको यूनिट से मतलब है, 1 से मतलब है। लंबाई में भी वही बात है, अनुप्रस्थ काट में भी। लेकिन ताप जो है उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि ताप बढ़ाने से किसी भी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर वाला रहेगा तो कितना हो वाला है, प्रतिरोध का तो रूल है कि वो बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, तो तापमान बढ़ाने से, है ना। यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध को एरिया और लेंथ तो यूनिट चाहिए, उसको बढ़ा घटाने से कोई मतलब नहीं, तो ये तापमान बढ़ने से होगा, ठीक है, तापमान को बढ़ने से होगा। अब देखिए आगे। नेक्स्ट, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट है तो किया गया कार्य होगा, किया गया कार्य होगा। देखिए विद्युत धारा कितना है, तो I इज इक्वल टू 10 एम्पियर है, और टाइम कितना लिया, यहां पे 10 सेकेंड लिया, तो यह है टाइम जो है वो कितना है, तो 10 सेकेंड है, ठीक है। प्रवाहित होती कितना विभवांतर, तो 15 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू 15 वोल्ट होगा। तो विभवांतर हो गया 15 वोल्ट। तो यहां पर देखिए, तो किया गया कार्य होगा, यानी किया गया कार्य कितना होगा ये निकाल। तो देखिए सेल यदि काम करेगा तो देखिए कार्य इज इक्वल टू, जैसे V इज इक्वल टू होता है W बाई Q, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे VQ होगा, तो यहां से W इज इक्वल टू V, और Q के जगह पे क्या दोगे, IT दो, ठीक है, Q के जगह पे IT दे दी। अब देखो वोल्टेज कितना है, तो यहां पर वोल्टेज है 15, I का वैल्यू 10, टाइम का भी वैल्यू 10, यानी कितना आ जाएगा, 1500 जूल आ जाएगा। कितना आएगा, तो 1500 जूल आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए आगे। नेक्स्ट, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा निकाल, ठीक है। तो इसके लिए देखिए 5 ओम का प्रतिरोध ले, ये R है जो कितना है 5 ओम है, इसके बीच विभवांतर दे दो, V इज इक्वल टू 7 ओम, ठीक है। टाइम कितना ले लो 20 मिनट, तो 20 मिनट, इसको सेकेंड में कन्वर्ट, 20 इंटू 60 सेकेंड, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे 6 दूना 1200 सेकेंड, हो गया। अब देखिए क्या निकालना है, उत्पन्न ऊष्मा निकालना, ठीक है। तो ऊष्मा के लिए क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यही होता है। किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उससे यदि विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो ऊष्मा उत्पन्न करती है, और उसमें ऊष्मा उत्पन्न जो होती है उसकी जो वैल्यू होती है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। देखिए तो एच स्क्वायर है ना, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आई का वैल्यू V बाई आर, तो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर,
इंटू आर, ये टी, एक आर से एक आर यहां पर कैंसिल कर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, तो वी स्क्वायर वोल्टेज का स्क्वायर, तो 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 बाई आर, आर की वैल्यू 5 इंटू टी, टी का वैल्यू 5, सॉरी टी का वैल्यू 1200 हो गया। इसको कैंसिल कर, ये आएगा यहां पे 240 आएगा, कट कीजिए 240 आएगा, तो 7 इंटू 7 और ये आएगा 240, ये जूल आया, ठीक है। लेकिन जूल में नहीं चाहिए, कैलोरी में, 180 140 कैलोरी है, 280 कैलोरी है, 700 कैलोरी है, 2800 कैलोरी, ठीक है। तो हमें किस में चाहिए, कैलोरी में चाहिए। तो एक बात याद रखना कि ये जो कैलोरी है, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल अप्रोक्स, ठीक है। तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको इधर ले लाए, तो 1/4.2 कैलोरी होगा, ठीक है, यही होगा ना। तो यहां से H इज इक्वल टू लिखेंगे, ये आ जाएगा 7 इंटू 7 और ये इतना, और जूल, जूल के जगह पे कैलोरी लगाएंगे तो यहां पे डिवाइड करेंगे 4.2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटेगा, एक 10 और ऊपर लेते, ये 6 से, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे यहां पर, तो 6 चौके 24 यानी 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 7 चौक 28, 2800 आ, ये आ गया 2800 कैलोरी, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ये वाला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से इसको सॉल्व कर, अब आगे बढ़ते, नेक्स्ट, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता यानी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी इसको बोलते हैं, संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसका अनुप्रस्थ काट, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए, ठीक है, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए या फिर इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहिए। तो जो पोटेंशियोमीटर वायर होती है, जो विभव मापी होती है, ठीक है, उसकी जो संवेदनशीलता होती है, उसको बढ़ाने के लिए उसमें जो तार लगा हुआ है, विभव मापी की जो तार होती है, उसका लंबाई को बढ़ाना चाहिए। जितना लंबाई ज्यादा होगा उतना ही उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, यानी इसकी जो संवेदनशीलता होगी उसको यदि बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, यानी इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे, नेक्स्ट, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, यानी सपोज कीजिए कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु को लेते हैं, मान लो ये बिंदु, इधर से धारा आ रही है आई, इधर से धारा आ रही है आई, इधर से आ रही है आई थी, और इधर के तरफ जा रही है आई 4। तो इसमें रूल है, किरचॉफ जी का प्रथम नियम है, जिसको जंक्शन बोलते हैं, संधि का नियम बोलते हैं, जो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें यह बोला जाता है कि किसी भी बिंदु पर जितना विद्युत धारा आएगी उतना विद्युत धारा वहां से चली जाए, यानी जितना इनकमिंग होगा उतना वहां से आउट गोइंग, इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग। तो इस पे विचार कीजिए कि जितना आया उतना चला गया, तो यहां पर कुल योग क्या होगा, जीरो होगा, जितना आया उतना गया, कुल योग जीरो, आने वाला इज इक्वल टू जाने वाला, तो क्या अनंत होगा, धनात्मक होगा, शून्य होगा, ऋणात्मक, कौन सा होगा, तो बोलिएगा शून्य, ठीक है। किसी भी बिंदु पर,
किसी भी संधि बिंदु पर जितना धारा आएगी परिपथ में उतना वहां से जाएगी। ये आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया शून्य। नेक्स्ट आगे बढ़ते, प्रतिरोध की विमा है। देखिए विमा यानी डायमेंशन है, तो किसी की भी बीमा यदि आप निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी बीमा निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी फॉर्मूला निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले फॉर्मूला देखनी पड़ेगी। यदि उसकी फॉर्मूला आपको माइंड में है तो आप उसको जो है से सॉल्व कर पाइएगा, है ना, आसानी से डायमेंशन निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर क्या करनी पड़ेगी, प्रतिरोध है तो ओम का नियम है V इज इक्वल टू आई आर। तुमको किसकी बीमा चाहिए, आर की, तो आर इज इक्वल टू V बाई आई। और आप लोग जानते हैं कि वोल्टेज इज इक्वल टू W बाई क्यू होता है। तो यहां से R इज इक्वल टू V के जगह पे W बाई, तो W बाई क्यू इंटू आई होगा। ठीक है, तो यहां से वर्क लगाए, वर्क के लिए क्या होगा, ml2 t पर पावर माइनस बाई आवेश है, चार्ज है, इसका होता है AT, इसका होता है I का होता है A। अब देखो M अकेला है, रहने दो, L डबल है तो रहने दो, T पर पावर -2 नीचे T ऊपर चला जाएगा तो T पर पावर -3 हो जाएगा। A1 A पर पावर 2 ऊपर जाएगा तो A पर पावर -2 हो जाएगा। तो ये हो गया क्या चीज, डायमेंशन हो गया, ml2 t पर पावर -3 a पर पावर -2, ml2 t पर पावर -2 a पर पावर हाँ t पर पावर -3 a पर पावर, कौन सा ऑप्शन मैच किया, ए ऑप्शन मैच। तो इस तरीके से किसी का भी यदि डायमेंशन निकालना रहे तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लिखना। यदि आप फार्मूला लिख देते हैं तो डायमेंशन निकालने में आसानी होती है, और उस कंडीशन तक लेकर चले जाएं जहां से डायमेंशन लिखना आसान हो, नहीं तो फार्मूला को बार बार तोड़ते रहें। ठीक है, कैसे तोड़ते चले, बेसिक कंसेप्ट पे ले, देखिए बात यहां पर दे रखा है, एक आयताकार टुकड़े की भुजाओं की माप 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर, इसकी समांतर सतहों के बीच अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात होगा, यही बोल रहा है। देखिए एक टुकड़ा बनाइए, देखिए टुकड़ा बना देता हूं, जिधर से भी देखिएगा आयताकार, जिसमें से सबसे लंबा तो ये है तो इसको 3 मानिए, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मानिए आप 2, इसको मानिए यहाँ पे 2 3 4 है, इसको 4 मानिए, सबसे बड़ा को 4। ठीक है, इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान, 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो। ठीक है, अब समझिए ये भी 2 ही रहे। ठीक है, देखो ये 4 रहेगा, 4 रहेगा, ये रहेगा 3। अब देखिए इसकी समांतर सतहों के बीच अधिकतम, अधिकतम प्रतिरोध लो और न्यूनतम प्रतिरोध। तो सबसे पहले प्रतिरोध की फार्मूला होती है R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। आर तो प्रतिरोध है, ये रो जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध है, तो इसके लिए है ना, एल और ए इस और इस फेस के बीच जाएंगे तो एल बदल जाएगा, एरिया बदल, क्षेत्रफल बदल। तो समझिए आर अधिकतम कब होगा, जब एल अधिकतम होगा और ये मिनिमम होगा, न्यूनतम। ये ध्यान देना, नीचे वाला सबसे कम होना चाहिए, ऊपर वाला सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो वो क्या होगा, अधिकतम होगा, महत्तम होगा। ठीक, तो देखिए आर मैक्स इज इक्वल टू रो इंटू एल, सबसे लंबा कौन ज्यादा होगा, ये वाला होगा, यानी ई फेस और ई फेस के बीच लंबाई सबसे ज्यादा होगा। तो ऐसा कीजिए, लंबाई कितना लीजिए, 4 ले लीजिए, बाई क्षेत्रफल लीजिए, तो ई जब लंबाई लिए तो क्षेत्रफल तो ई वाला होगा, क्षेत्रफल तो ई वाला होगा, तो कितना होगा 3 इंटू 2,
3 × 2। अब मिनिमम लीजिए, मिनिमम तो रो इंटू एल, एल का वैल्यू मिनिमम लो, तो सबसे छोटा वैल्यू कौन होगा, ये 2 होगा। तो ई जब लंबाई हो गया, ई जब लंबाई ले रहे हैं तो क्षेत्रफल तो ई वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो लंबाई ई लिए तो क्षेत्रफल ई वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर वाला फेस और इधर वाला फेस में चल रहा है। तो लंबाई 2, तो उसके अलावे जो 2 है उसका क्षेत्रफल ले, तो 3 × 4। अब रेशियो निकालो, पहले कौन, आर मैक्स, फिर कौन, आर मिन। ठीक है, तो जैसी रेशियो निकालोगे तो रो और रो तो कट जाएगा, डिवाइड कर रहे हो तो ये 4 क्या होगा, 3 × 2, और उसके नीचे रखोगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला गया 3 × 4 और बाई 2 नीचे आ गया। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, ये कैंसिल करिए, 2 दूना 4, दोनों 2 4 हो गया, तो 1 4 को कैंसिल, तो ये आ गया 4/1, यानी कितना आया, 4:1। तो 4:1 कौन सा होगा, ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए फ्यूज तार, फ्यूज जो तार घर में लगाया जाता है कि कभी कभी करंट की अमाउंट बढ़ जाए, ठीक है, फ्लैक्चुएशन हो, ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए फ्यूज तार लगा दी जाती है कि जैसी ओवरलोड पड़ेगा, जैसी ज्यादा लोड पड़ेगा तो वो मेल्ट कर जाएगा, ठीक है, और कनेक्शन कट जाएगी। तो ये तांबा का होगा, टंगस्टन का होगा, लेड टिन का मिश्र धातु होगा, नाइक्रोम का, किसका होगा, तो ये जो होता है लेड टिन का मिश्र धातु होता है, कौन, फ्यूज तार। तो फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है, तो लेड टिन के मिश्र धातु से निर्मित होती है। नेक्स्ट आ जाए, 3 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध आर है, 3 प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध, जिन प्रतिरोधकों का प्रत्येक का प्रतिरोध आर है, भिन्न भिन्न तरीके से संयोजित किए गए हैं, इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता, कौन प्राप्त नहीं, ध्यान से सुनो। जैसे तीनों को पहले क्या किए, आर लिए, फिर आर लिए, ठीक है, फिर आर लिए, तो ये कौन कॉम्बिनेशन, सीरीज में, तो कितना आएगा, 3R आएगा, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ता है। एक मेथड और बनाइए, 1 2 3, तो ये आर है, आर है, आर है, तो पैरेलल है, तो पैरेलल में कितना होगा, R/3 हो, पैरेलल में कितना होगा, तो R/3 होगा। अब देखिए ये R होगा, ये R होगा, ये देखो ऐसे कर, तो ये R और R पैरेलल में, तो R/2, अब प्लस सीरीज में है तो R, तो कितना होगा, 3R/2 होगा। हो गया तीसरा मेथड। चौथा मेथड है कि 2 गो को पहले सीरीज में रखो, R R, और एक इसके साथ क्या बना दो, पैरेलल बना दो, तो ये हो गया 2R और R क्या चीज में जाएगा, यहां पर पैरेलल में गया, ये दोनों R और R 2R फिर पैरेलल, तो ऐसा कीजिए 1/R डैश निकलेगा, तो 1/R प्लस 1/2R, तो 1/R डैश इज इक्वल टू, यहां से 2R एलसीएम, तो यहां से 2 प्लस यहां से 1, तो R डैश इज इक्वल टू 3R/2 हो गया। अब कोई और मेथड हो सकता है, नहीं, तो यहां से देखिए 3R क्या है, 3R फर्स्ट टाइम आया, ये सही है, R/3 है, R/3 कहीं है, सही है, ठीक है। फिर क्या हो गया, 3R/3 भी हो गया, इसमें कितना आया, 3R/2, 3R, ठीक है, इसमें 3R/2, 3R/2 नहीं आया है, ठीक है, इसमें उल्टा हो गया है जरा, ये 2R ऊपर जाएगा, इसमें देखिए 2R ऊपर जाएगा, R डैश इज इक्वल टू
2r/3, सॉरी, है ना। तो 3r/2, 3r/2 कोई में ही नहीं, r' 2r/3, ठीक है। तो ये अब बचा कौन, मैच कौन नहीं किया, तो यहाँ पे 2r/4 मैच नहीं कर रहा है, यानी ए ऑप्शन होगा। ये नहीं प्राप्त हो सकता है, ये 4 तरीका है, 4 प्राप्त हो रहा, उसमें से 3 मैच किया, ये आएगा, लेकिन एक जो है बी वो नहीं आ रहा है इन सभी में, ठीक है। तो 3 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक प्रतिरोध आर रहेगा, अलग अलग तरीके, 4 तरीके से, कितने तरीके से सजाएंगे, 4 तरीके से इसको सजाएंगे, ठीक है। और कौन कौन प्राप्त होगा ये मैच। अब देखिए, एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना लंबा कर दिया जाता है, तार का नया प्रतिरोध होगा। देखिए फॉर्मूला है कि यदि लंबाई को n गुना कर दोगे खींच करके, तो इसकी फॉर्मूला होगी r डैश बराबर n² इंटू r। तो पहले वाला प्रतिरोध कितना है, 10 ओम, यानी r इज इक्वल टू 10। कितना गुना किया, n कितना है, तो 3, तो n² यानी 3 का स्क्वायर इंटू r, तो r का वैल्यू 10, तो कितना हो गया, 90 हो, तो ये हो गया 90 ओम। क्या हो गया यहाँ पे, 90 ओम आ गया, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, किसके साथ जाओगे, ये 90 ओम के साथ, हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, एक 220 वोल्ट और 1000 वाट का बल्ब 110 वोल्ट के सोर्स से जोड़ा जाता है, बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति होगी। देखिए एक बल्ब ले लीजिए, ये बल्ब है और इसको सोर्स से जोड़ दी, सप्लाई वाला से, कितना सप्लाई, सप्लाई किया जा रहा है यहां पर 110, ठीक है। इसका डिजाइन का तो 220 वोल्ट है और पावर कितना है, 1000 वाट, ठीक है। तो इसका देखिए, सबसे पहले डिजाइन किया हुआ पीडी, पीडी कितना है, 1000 वाट है। VD कितना है, वी डिजाइन कितना है, तो यहां से 220 वोल्ट है। तो फॉर्मूला लगाइए, देखिए पीडी इज इक्वल टू VD² R, तो R इज इक्वल टू होगा यहां पर R, तो ये आ जाएगा VD² रहने दो और बाई क्या आ गया, PD आ गया। तो रेसिस्टेंस तो इस बल्ब के फिलामेंट का मिल गया। इसी देखो ये जो डिजाइन दिया हुआ है वो रेसिस्टेंस इस पर डिपेंड करेगा कि इतना रेसिस्टेंस का ये बना हुआ है, ठीक है। और जब सप्लाई करे तो इस वोल्टेज के हिसाब से पावर कंज्यूम करेगा। यदि 1000 वाट है तो 1000 वाट कंज्यूम ऐसे नहीं करेगा, 1000 इसका मतलब ही होता है कि यदि इस बल्ब को डिजाइन दिया हुआ है 220 वोल्ट पर, यदि इसको 220 वोल्ट से जोड़ोगे तब ये 1000 वाट क्या करेगा, पावर कंज्यूम करेगा, खपत करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं, 110 है तो कम करेगा, ठीक है। कितना करेगा ये निकालना है, तो रेसिस्टेंस तो हमको मिल गया, प्रतिरोध तो मिल गया। अब देखो पावर कंज्यूम पीसी, तो क्या होगा, भी सप्लाई के स्क्वायर बाई आर, तो भी सप्लाई के स्क्वायर बाई आर, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से भी डी का स्क्वायर बाई पीडी, तो पीडी तो ऊपर चला जाए, ठीक है। तो पी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू भी सप्लाई बाई भी डिजाइन का होल स्क्वायर इंटू पी डिजाइन, तो भी सप्लाई बाई भी सप्लाई कितना है 110 और बाई भी डिजाइन कितना है 220 का होल स्क्वायर होगा, पी डिजाइन तो डिजाइन किया होगा कितना है 1000 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देना, 2 आएगा नीचे, 1/2 हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से पी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा स्क्वायर करने पर,
ये कितना आएगा, 1000 आएगा, यानी 4 से डिवाइड करो 250 आएगा, यानी 250 वाट हो, यानी 250 वाट कौन सा है, ये हो गया। तो सबसे पहले देखिए रेसिस्टेंस निकाल लिए, प्रतिरोध निकाल लिए गिवन वैल्यू से और सप्लाई वोल्टेज के अनुसार से पावर कंज्यूम्ड निकाल दिया। ठीक है, अब देखो आगे, किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम, ठीक है, क्रमशः आधारित है। तो देखिए होता क्या है, किरचॉफ जी का दो नियम है, एक है जंक्शन का नियम, ठीक है, मतलब संधि का नियम, और एक है बंद पास का नियम, क्लोज्ड लूप जिसको बोलते हैं, लूप का नियम, जिसमें से एक में होता है आवेश अथी करंट जो है जितना आएगा उतना चला जाएगा, और किसी सर्किट में टोटल वोल्टेज यानी वोल्टेज की जो अलजेब्रिक सम होती है वो वोल्टेज की अलजेब्रिक सम 0 होता है। तो ये दोनों नियम जो है, प्रथम नियम ये जो है आवेश के संरक्षण, ठीक है, और दूसरा नियम जो ये है ऊर्जा के संरक्षण। तो पहले आवेश, फिर क्या है संवेग संरक्षण, गलत बात, ऊर्जा संरक्षण आवेश संरक्षण, गलत बात, क्योंकि पहले आवेश, संवेग संरक्षण एवं आवेश संरक्षण, गलत बात, आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण, पहले आवेश तब ऊर्जा, प्रथम में आवेश है और दूसरा में ऊर्जा है, ये हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़े, देखिए तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है क्या, अतिचालक है, अर्धचालक है, विद्युत रोधी है, इनमें से कोई। तो दो बात हमेशा याद रखना, यदि आपके पास कोई चालक है, उस चालक की प्रतिरोध को बढ़ाते हो तो सॉरी तापमान बढ़ाते हो तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। यदि कोई अर्धचालक है, उसके ताप को बढ़ाते हो तो उसका प्रतिरोध घटता है, यानी ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटे तो वो होगा अर्धचालक, ठीक है, यानी अर्धचालक को ताप बढ़ाइएगा तो वो पहले जो है से कम ताप पर वो विद्युतरोधी रहता है, कुचालक रहता है, लेकिन जैसे ही उसको क्या किया जाता है, उसके ताप को बढ़ा दी जाती है तो उसकी जो प्रतिरोध है वो घट जाता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी ये कौन सा होगा, तो ये होगा अर्धचालक। ये किसकी बात करेंगे, तो यहां पर अर्धचालक की बात करें, अर्धचालक। एक आदर्श वोल्ट मीटर है का प्रतिरोध होता है क्या, अनंत, क्या शून्य, है ना, 50,000 ओम, इनमें से कोई नहीं। यदि आदर्श वोल्ट मीटर रहेगा, ऐसे वोल्ट मीटर रहेगा तो वोल्ट मीटर जो बनाया जाता है वो अधिक प्रतिरोध का बनाया जाता है। तो आदर्श वो तभी होगा जब प्रतिरोध बहुत बहुत अधिक होगा, मतलब बहुत बहुत अधिक मतलब अनंत होगा, ठीक है, जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो यानी अनंत हो, वो क्या होगा, आदर्श वोल्ट मीटर है, यानी वैसा वोल्ट मीटर, तो ये अनंत होगा, यानी वैसा वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध अनंत हो वही आदर्श वोल्ट मीटर होता है। आगे देखिए, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो जो आदर्श आमीटर होती है, ठीक है, उस करंट को मापता है ना, और वोल्ट मीटर जो होता है वो विभव मापता है दो बिंदु के बीच। तो इसमें विद्युत धारा मापने के लिए इसका प्रतिरोध बहुत बहुत कम होनी चाहिए, न के बराबर होनी चाहिए, है ना, तो यहां पर न के बराबर तो शून्य होनी चाहिए, आदर्श होगा। ऐसे आमीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है, लेकिन जैसे ही आदर्श जुड़ जाएगा तो बहुत 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 न के बराबर, न के बराबर मतलब शून्य कर देना है, ठीक है, तब वो आदर्श हो जाए, यानी देखो ये आदर्श वाला। अब देखिए 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट किसके बराबर होता है ये हमें निकालना। तो 1 किलोवाट है, यानी क्या है, 1 किलोवाट है, उसको वैल्यू निकालें, 1 किलोवाट आवर, 1 किलो, किलो का मतलब 10⁻³ वाट का मतलब जूल पर सेकेंड,
आवर का मतलब 3600 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कट जाएगा तो 36 गुने 10 पर पावर 2 और 3 5 होगा, तो 5 जूल होगा। एक पॉइंट हटा दे दीजिए, तो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल हो गया। तो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल हो गया ऐसा। तो ये हो गया सी ऑप्शन। कौन सा? 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। किस तरीके से आया, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या वी आर होगा, क्या वी आर स्क्वायर होगा, क्या वी स्क्वायर बाई आर होगा, क्या वी स्क्वायर आर आई होगा? तो यहां पे देखिए, विद्युत शक्ति जो होता है या तो वी स्क्वायर बाई आर होता है या तो आई स्क्वायर आर होता है, वी स्क्वायर बाई आर, नहीं तो आई स्क्वायर आर, या नहीं तो वी आई कर दो इसको, तीन फर्क। तो कौन सा करेक्ट होगा? यानी वी स्क्वायर बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर ए वाला। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। तो ये हो गया विद्युत परिपथ की शक्ति। इसमें है एम्पियर घंटा मात्रक है, यानी एम्पियर, एम्पियर मतलब विद्युत धारा, और घंटा मतलब टाइम माने आईटी, आईटी मतलब क्यू, यानी क्या हो गया क्यू, क्यू मतलब आवेश, शक्ति आवेश ऊर्जा विभवांतर, तो क्या है आवेश। ठीक है, तो ये हो। नेक्स्ट, व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है प्रतिरोधों का, धाराओं का, विभवांतरों का, सभी का, क्या हो? तो देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है उसकी कुछ इस तरह से व्यवस्था, ये देखो R1 प्रतिरोध है, और ये क्या है R2 प्रतिरोध है, ये क्या है R3 प्रतिरोध, ये R4 प्रतिरोध है। इसमें गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी तो धारा नहीं जाती। ठीक है, कब नहीं जाती? जब इन दोनों के बीच का विभवांतर इक्वल होता है, मतलब VC यहां पर है, मान लो यहाँ पे VD, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, C पॉइंट और D पॉइंट, दोनों के बीच जो विभव है वो आपस में बराबर है, या तो जीरो बोल देंगे विभवांतर। तो इसमें करंट नहीं पास होती है। कब करंट नहीं पास होती है? जब इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो जाता है। तो इसका रेशियो यानी R1 बाई R3 और इसका रेशियो इज इक्वल टू R2 बाई R4। ठीक है, यदि ऐसा होगा तो बीच में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, यही व्हीटस्टोन ब्रिज का रूल है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या बोलूंगा, किसका तुलना हुआ? तो प्रतिरोधों का तुलना हुआ। तो ये हो गया प्रतिरोधों का तुलना। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, तो विद्युत हीटर, ठीक है, विद्युत हीटर जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसी तार का व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि विद्युत हीटर में विद्युत धारा को उष्मा ऊर्जा में बदलने का काम करेगा। ठीक है, उष्मा ऊर्जा देगा, तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वही देगा। क्या तांबा होगा, क्या प्लेटिनम होगा, क्या टंगस्टन होगा? नहीं, सबसे बढ़िया नाइक्रोम होगा, क्योंकि ये जो है इसकी प्रतिरोध बहुत ज्यादा होती है, और इसमें जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करने लगता है। इसीलिए इसका उपयोग विद्युत हीटर में किया जाता है। आगे देखिए, किसी धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध, क्या बोले थे, धातु रहेगा और अर्धचालक रहेगा। ठीक है, तो इसमें धातु जो होती है और उपधातु जो होता है, धातु का ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और उपधातु रहेगा, ठीक है, तो उसका जो है से घटेगा। तो कौन होगा? यहाँ पे प्रतिरोध बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, किसका? धातु का। ठीक है, तो ये हो गया आज का सवाल क्लियर।